बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल अवतार एपिसोड 2। तो नावल अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गौतम का यही घर है? मैंने सवालिया नज़रों से देखा। क्या मैं सही जगह पहुंचा हूँ? गलत तो नहीं आया? जी हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। क्या भाई के बारे में आपको इल्म नहीं कि वो? उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उसकी आवाज़ गले में फंस रही थी। कि आप उनकी बहन हैं? क्या आप पुलिस स्टेशन से आए हैं? उसने गमनाक लहजे में जवाब दिया। हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। जी नहीं, मैं पुलिस स्टेशन से नहीं आया। मैंने कहा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं पुलिस का आदमी हूँ? कल से रात 2 बजे तक कोई न कोई आता और सवालात पर सवालात करके परेशान करता रहा। वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोली। इन्हें इस बात का कोई एहसास और ख्याल नहीं कि औरतों से किस किस्म की बातें की जाती हैं। मैं गौतम की बहन से बातें कर रहा था कि 2 पुलिस के अफसरान आ धमके। हम थाने की तरफ से खाना तलाशी लेने आए हैं। आप किस खुशी में खाना तलाशी लेना चाहते हैं? मैंने कदरे तेज़ लहजे में कहा। कल आप लोग क्या करते रहे थे? आला कत्ल तलाश करने आए हैं, उसने जवाब दिया। आज अदालत में पेश करना है। आज मुलज़म का रिमांड लिया जाएगा। शौक से। लेकिन क्या सर्च वारंट लाए हो? मैंने कहा, वो दिखाओ, फिर तुम्हें खाना तलाशी लेने दी जाएगी। ओए, तू कौन है? दूसरे ने बड़ी बदतमीजी से कहा और मुझे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, हमें इसकी क्या ज़रूरत? मैं इनका वकील हूँ। मैंने कहा, मुलज़म की बहन और वालदा को अदालत ले जाने आया हूँ। तमीज़ से बात कर। इन दोनों ने जैसे ही सुना मैं वकील हूँ वो फ़ौरन वहाँ से चल दिए। वो आला कत्ल के बहाने इसलिए आए थे कि अलमारी से रकम और जेवरात पार कर लें। उनके हराम मुंह ऐसा लगा हुआ था कि वो अपनी कमीनगी और ज़लालतों से बाज नहीं आते थे। क्या आप वाकई वकील हैं? लड़की ने अपनी पलकें झपकाईं। आप ना आते तो ये कमीने बहुत तंग करते। मैं वकील नहीं बल्कि गौतम का दोस्त हूँ, मैंने जवाब दिया। अखबार में कत्ल की खबर पढ़कर आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामनी है, वो अफसरदगी से बोली। आप किस लिए आए हैं? ये खबर पढ़कर गौतम के दोस्तों क्या सगे चचा और मामू और रिश्तेदार तक न आए। पड़ोसियों ने खबर नहीं ली। हमें जो भी देखता है उसकी निगाहों में तहकीर होती है। जब मुसीबत आती है ऐसा ही होता है, सब साथ छोड़ देते हैं। मैंने कहा, मैं आपकी माता से मिलने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़ी खुशी हुई कि रिश्तेदारों में ना सही भाई के दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त भी है जो हमारी खबरगिरी करने आया। कामनी की आवाज़ भरा सी गई। इसने एक तरफ हटकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। भगवान आपको खुश रखे, आपने हमें बिन मोल खरीद लिया। मैंने अंदर दाखिल होकर इसके घर का अंदरूनी जायज़ा लिया। वो दरवाज़ा बंद करके पलटी तो अपनी रहनुमाई में लेकर मुझे एक बड़े कमरे में आई जो नशिस्तगाह और टीवी लॉन्च भी था। दरमियान में पर्दे डालकर पार्टीशन किया हुआ था। 2 बेडरूम का ये फ्लैट था। इसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। जब मैं सोफे पर बैठ गया तो वो मेरे सामने बैठकर बोली, आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। माँ गुस्ल खाने में है। वो बहुत परेशान और गमज़दा है। क्यों ना होंगी? उनका बेटा कत्ल के इल्ज़ाम में धर लिया गया। मैंने जवाब दिया, माँ से ज़्यादा औलाद को कौन चाह सकता है? अच्छा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? उसने पूछा। चाय या कॉफ़ी? या आपके लिए शरबत बना कर लाऊं? इस वक्त ऐसा नहीं कि कुछ पिया जाए, मैंने जवाब दिया। आप तकलीफ़ ना करें, मैं आपकी अम्मी से मिलने हाजिर हुआ था। पुलिस वालों ने ना सिर्फ चाय पी, शरबत की 2 बोतलें भी पी गई और इसके अलावा होटल से जो 400 रुपये की चीज़ें मंगवाई उसके पैसे भी माँ को देने पड़े। मेरे मासूम भाई को इस वाक़या में मुलव्वस किया गया है, वो बड़े दुख भरे लहजे में बोली। भाई ऐसे नहीं है। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ, वो बेगुनाह है, मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा। आप इत्मीनान रखें, वो बाइज़्ज़त तौर पर रिहा हो जाएंगे। आप पुलिस वालों के सवालात और उनके बेहुदा फजूल सवालात से दिल बर्दाश्त ना हो। सच? कामनी की आंखें चमकने लगीं। उसके चेहरे पर खुशी टपक पड़ी। आप सच कह रहे हैं? हाँ। मैंने इस बात में सर हिलाया, फिर कहा, मुझे झूठ कहने की ज़रूरत क्या है? बेगुनाह आदमी को कभी सज़ा नहीं होती। लेकिन हम गरीबों के साथ इंसाफ कहाँ होता है और हमारी सुनता कौन है? उसका चेहरा गमनाक हो गया, आवाज़ बुझ सी गई। मेरे पिता के साथ क्या हुआ?
दफ्तर में किसी बात पर इनका बॉस से झगड़ा हो गया, शाम के वक्त बॉस के किसी कारोबारी हरीफ ने इसे कत्ल कर दिया तो सारा इल्ज़ाम मेरे पिता पर आ गया। वो अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाकर जेल में पुलिस के तशद्दुद से चल बसे। कातिल का बाल तक बिका ना हुआ। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, जिसने भी ये कत्ल किया वो कानून के हाथों से और भगवान के गज़ब से बचा नहीं होगा। कुत्ते से भी बदतर मौत मरा होगा। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। आप भगवान की ज़ात पर भरोसा रखें, वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। मुझे ज़रा बराबर भी उम्मीद नहीं कि मेरे भाई की बेगुनाही को तस्लीम कर लिया जाएगा। वो नाउमीदी के लहजे में बोली, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भाई का हश्र भी शायद वैसा ही हो जैसे मेरे पिता का हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हमारी दुनिया अंधेर हो जाएगी। भगवान की कृपा से अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने उसे समझाया। वो महज एक इत्तफाक था। नाउम्मीदी और मायूसी ठीक नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आपके भाई की बेगुनाही साबित करके रहूँगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं आपकी बात पर यकीन किए लेती हूँ। वो उठते हुए बोली, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। वो कॉफ़ी बनाने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ गई। आज के अखबार में इसकी कत्ल की वारदात के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि मैंने तो पाई पर रखा हुआ अखबार पढ़ने लगा, मैं हैरान था कि इस वारदात को किस लिए अखबार में इतना उछाला गया। शहर में कत्ल की वारदातें रोज़ का मामूल थी। शायद इसलिए भी तफसीलात दी जा रही थी कि आबरू रेजी और कत्ल की वारदात थी। शांति के फ्लैट से उसकी तस्वीरें जो बरामद हुई वो अजीब किस्म की थी। 10-12 मिनट बाद कामनी बावर्ची खाने से निकली तो इसने एक बड़ी ट्रे उठा रखी थी। इसमें कॉफ़ी के 3 कप, अंडों के ऑमलेट 3 रकाबियों में थे। इसके अलावा सैंडविचेस जाने किसके थे, वो एक बड़ी प्लेट में थे, 6-7 होंगे। इसी स्ना में गौतम की माँ कमरे से ले निकल कर नशिस्तगाह में आई तो एक लम्हे के लिए ठिठक कर रुक गई। मुझे हैरत से देखकर कदर तेज लहजे में बोली, क्या पुलिस के आदमी हैं जो सादे लिबास में आए हैं? नहीं माँ, कामनी फौरन ही बोली, आप भाई के दोस्त हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने उठकर इन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, बेटा तुम क्यों आए हो? जबकि सारी दुनिया हमें नफरत से देख रही है, जलील कर रही है। उनकी आंखों में हमारे लिए हकारत के सिवा कुछ नहीं। वो हम पर थूक रहे हैं कि हमारा बेटा दरिंदा और कातिल निकला। प्लीज़ आंटी, मैंने उनसे कहा, ऐसी बातें ना करें। ये मुसीबत की घड़ी टल जाएगी और आपका बेटा जल्द बाइज्जत रिहा होकर जाएगा। आप हौसला रखें। मुझे कभी आपके यहाँ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। कामनी ने अपना नाम बता दिया। आपका नाम? मेरा नाम जमुना है, वो बोली। तुम मुझे आंटी कहकर बुलाओगे तो खुशी होगी। वैसे मैं आंटी जमुना के नाम से पुकारी जाती हूँ। चले नाश्ता करें, कामनी बोली, वरना ठंडा हो जाएगा और कॉफ़ी भी। बातें भी मेज़ पर कर लें। हमने मेज़ पर अपनी अपनी नशिस्तें बना ली। आंटी ने आमलेट और स्लाइस मेरी तरफ बढ़ाया। गौतम ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने अपना तारुफ नहीं कराया। मेरा नाम देवा है, मैंने कहा। देवा? वो हैरत से बोली, तुम्हारा नाम बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे माता पिता ने मेरा ये नाम इसलिए रखा कि मैं गैर मामूली जहानत का मालिक हूँ। मैंने कहा, मैं जहानत का बादशाह हूँ। मेरी जैसी जहानत शायद ही किसी की हो। मैं ये बात गरूर और तकब्बुर से नहीं कह रहा। ये एक हकीकत है जिसका अंदाज़ा जल्द ही आपको हो जाएगा। आप मुझे जहानत का बादशाह तस्लीम करेंगी। दुनिया में इससे बड़ी सलाहियत और ताकत और हथियार कोई नहीं। मैं इन खसूसियात का बादशाह हूँ। मैं अपनी तीनों चीज़ों से अभी तक फतह याब होता आया हूँ और ये सिलसिला जारी रहेगा। जबकि तुम इन गैर मामूली खसूसियात के मालिक हो तो गौतम ने तुम्हारा तज़किरा क्यों और किस लिए नहीं किया? वो तहीर ज़दा लहजे में बोली, क्या इसमें कोई राज की बात थी? बहरहाल तुम्हारी बातों ने मुझे बुरी तरह उलझा दिया। शायद इसलिए कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं अपने बेटे की वजह से सख्त परेशान हूँ। जहन माऊफ है और कल पुलिस वालों ने 7 घंटों तक जिस तरह तंग और हरासा किया, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया। इसमें राज की कोई बात नहीं, मैंने किसी कदर संजीदगी से कहा। मैं आपको सारी हकीकत साफ साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ। मैं ना तो गौतम का दोस्त हूँ, ना ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन मैं गौतम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये 2 बरस की बात है जब इसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था। लेकिन तुम गौतम को किस मुनासबत से जानते हो? आंटी ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। क्या तुम बताना पसंद करोगे? मैंने इन्हें 2 बरस पहले का वाकया सुनाया कि गौतम ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर एक लड़की का पर्स 2 मुसल्लह बदमाशों से मुकाबला करके वापस लिया था। उसने तनतनहा मुकाबला किया था। मैं उसकी जुर्रत और बहादुरी पर आश्चर्य कर उठा था और ये वाकया भूला नहीं।
जब मैंने इसे गिरफ्तार करके पुलिस को ले जाते हुए देखा तो मैंने दिल में तहैया कर लिया कि मैं इस बहादुर लड़के को हर कीमत पर बचाऊंगा। लेकिन आपने किस तरह से क्यास कर लिया कि मेरा भाई बेकसूर है? कामनी ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला। अखबारात में गौतम के खिलाफ बहुत कुछ छुपा है, शफाहिद इनके खिलाफ हैं, एक औरत जो ऐनी गवाह है पुलिस ने बुनियाद बनाया हुआ है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। गौतम के पास ऐसा कोई ऐनी ऐनी शाहिद और सबूत नहीं जो जाए वारदात से इसकी गैर मौजूदगी साबित करे। इस ऐनी शाहिद औरत ने गौतम का हुलिया बताया, इस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा लड़का जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम नहीं जानते हो मेरी क्या हालत हो रही है। मैं अंदर से बुरी तरह टूट फूट गई हूँ। यही हालत मेरी बेटी की भी है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हर तरफ घुप अंधेरा है जिसमें कुछ सुझाई नहीं देता, आंटी ने कहा। दरअसल मैं एक प्राइवेट सुराग रसा हूँ, मैंने बात बनाई। मैं कोई 10 वर्ष से सुराग रसानी कर रहा हूँ, ये मेरा पेशा है। इन 10 वर्षों में मैंने कत्ल के ऐसे ऐसे पेचीदा केस हल किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं बेगुनाह मुजरिमों को जिन्हें फांसी की सजा दी गई तख्तादार से निकाल लाया हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गौतम बेगुनाह है, मैं इसकी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, वो चौंक कर बोली। मैं अपने शोहर के इंतकाल के बाद से घर चला रही हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी बेटी कामनी 1 वर्ष से स्कूल में पढ़ा रही है, गौतम अभी पढ़ रहा है। हमने ये फ्लैट किस्तों पर लिया, मैंने अपने तमाम जेवरात बेच दिए। माँ बेटी की आमदनी से ना सिर्फ घर चल रहा है बल्कि एक साथ भी अदा की जा रही हैं, और गौतम के तालीम के अखराजात भी पूरे कर रही हूँ। माफ़ करना बेटे, हम तुम्हारी फीस अदा करने से कासिर हैं, उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा। मगर मैंने तो आपसे अपनी खिदमत का कोई मुआवजा तलब नहीं किया। मैं मुस्कुराया। मैं महज इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या? माँ बेटी की जुबान से बेसाख्ता निकला। वो दोनों हैरत से मुझे देखने लगी। ये तुम्हारा जरिया मुआश है तो तुम इजाजी तौर पर किस लिए काम करना चाहते हो? घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या, ये सोचा तुमने? मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए मैं आपकी बेगर्ज मदद करना चाहता हूँ, मैंने कहा। आप ये मेरा हाथ देख रही हैं? मैंने उनके सामने अपना दायां हाथ लहरा दिया। दौलत मेरे लिए इस हाथ का मैल है, ये मेरी फनकार उंगलियां हैं जो मैं तुम्हारे जज्बे का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। वो ममनूनियत से बोली। वो मेरे अलामती जुमलों को समझी नहीं थी, वो सादगी का नमूना थे। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो, शायद ये भगवान की गैबी इमदाद है। उनकी आवाज़ भरासी गई। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दूसरे को अपनी अपनी बसात के मुताबिक काम करना चाहिए, मैंने कहा। फिर इन दोनों की तरफ बारी बारी देखा। चूंकि मेरी बसात में है इसलिए मैं आप लोगों के काम आना चाहता हूँ, लिहाजा मैं भगवान की कृपा से आपके लड़के को बेगुनाह साबित कर दूंगा। गरीबों की कोई मुसीबत में मदद करता है न इसके काम आता है। वो दिल गिरफ्तार लहजे में बोली। मेरे सगे और खून के रिश्तेदारों ने आकर खबर नहीं ली। जब से मेरा बेटा कत्ल में गिरफ्तार हुआ तब से हम माँ बेटी का बुरा हाल है। कल मैंने इससे मुलाकात की थी, इसने बताया कि वो बिल्कुल बेकसूर है, उसे नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। वो चाहता है कि मैं किसी ऐसे वकील की खिदमत हासिल करूं जो कम से कम फीस में मेरा केस लड़े, लेकिन मेरे पास मुकदमे के खर्चात और वकील की फीस कहाँ। वो किसी सरकारी वकील की खिदमत हासिल करना नहीं चाहता क्योंकि ये इस अंदाजे से केस लड़ते हैं और गैर कानूनी तौर पर फीस भी तलब करते हैं। इस शहर में बहुत सारे मुखलस वकील हैं, मैंने कहा। आपने इनमें से किसी से रब्ता किया? शायद कोई आगे बढ़े। हाँ, इसका इम्कान तो है, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। लेकिन हम माँ बेटी पर पूरी उम्मीद नहीं, शायद ही कोई राहत से काम ले। लेकिन एक वकील साहब ऐसे हैं जो अपनी खिदमत पेश कर दें, कामनी ने कहा। हम इनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वकील हैं कौन? मैं मुस्कुराया। क्या आप ज़ाती तौर पर इनसे वाकिफ़ हैं या किसी ने सिफारिश की? इनका नाम रामलाल है, कामनी ने कहा। पहले कभी हम इनके पड़ोसी हुआ करते थे, उम्मीद है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं इस वकील के पास जाने के लिए तैयार नहीं, आंटी कहने लगी। वो एक नाकाम वकील है, उसने जितने भी मुकदमे लिए इसमें से नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे का मुकदमा अपने हाथ में ले ले, इसकी नाकामी का असर मेरे बेटे पर पड़े, वो इसे बचा ना सके। मैं एक इदारे से रजू करूंगी जो मुफ्त खिदमत फराहम करता है। अब रामलाल के दिन फिर गए हैं, वो नाकाम वकील नहीं रहे, मैंने कहा। आप इनसे दफ्तर जाकर मिलें, वो आपके केस की मुफ्त पैरवी करेंगे। आप इनसे मेरा नाम लें और कहें मैंने भेजा है, वो इनकार नहीं करेंगे। वो मेरे बचपन का दोस्त है। माँ ने अपनी बेटी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। कामनी बेटी, तुम क्या कहती हो? इनके कहने पर रामलाल से मिलने? हाँ माँ, इनकी बात मानने के सिवा चारा नहीं, कामनी ने मशवरा दिया।
क्योंकि के दोस्त भी हैं और फिर मुफ्त पैरवी करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि अब रामलाल नाकाम वकील नहीं रहे, उनसे मिलकर देख लेते हैं। मैंने रामलाल के नाम एक रुक्का आंटी को लिखकर दिया, उन्होंने इसे पढ़कर पर्स में रख लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इन दोनों को अपनी गाड़ी में हवालात में छोड़ दिया। वो गौतम से मिलने गई थी, वो हवालात में था। आज उसे रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाने वाला था। फिर मैं वहाँ से अपने फ्लैट में आ गया। अब मुझे अपनी कार्रवाई रात 8 बजे करनी थी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं टेलीपैथी के इल्म और सलाहियत का मालिक ना होता तो किसी के काम ना आ सकता था। इसके अलावा मैं हर फन मौला था। मैंने अपने आप को ज़रूरतमंदों, गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बुरा था। अच्छे आदमियों के लिए अच्छा आदमी सिर्फ दो एक दोस्तों को मेरे इस इल्म और सलाहियत के बारे में मालूम था। वो मुझे भगवान का अवतार कहते थे। रात 8 बजे मैंने रजनी एनिशाद के दरवाजे पर दस्तक दी और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया ताकि वो मुझे बिप से ना देख सके। दस्तक देने पर दरवाज़ा ना खुला क्योंकि वो वॉशरूम में थी। फिर मैंने तलाई घंटी का बटन दबा दिया। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और भीनी भीनी खुशबू का मोहतर झोंका आया और इसने मुझे मुअत्तर कर दिया। रजनी का मुस्कुराता चेहरा दरवाजे पर उभरा। दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर हैरत छा गई। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वो बरहम होकर बोली, कौन हो तुम? ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो मैंने दरवाजे पर एक लात मारी। दरवाज़ा इस बुरी तरह रजनी के लगा कि वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और फर्श पर गिरकर बेतरतीब और आरी तिरछी हो गई। वो तेजी से और संभल कर उठ खड़ी हुई और इसने अपनी लिबास दुरुस्त किया, बिखरे हुए बाल दुरुस्त किए। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने मुझे खौफजदा नज़रों से देखा और पीछे इस तरह हटने लगी कि मैं उसे देखकर दबोच लूं। मेरी जगह कोई और होता तो शायद इसे दबोच लेता। तुम कौन हो? इसने खुद पर फौरन काबू पा लिया कि संभल कर हज़ियानी लहजे में चीखी, ये क्या बदमाशी है? तुम्हें गला फाड़ने की जरूरत नहीं, मैंने करख्त लहजे में कहा। तुम लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हो जो कि पोश इलाका है। उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। मेरी करख्त आवाज़ ने इसे और भी बुरी तरह सहमा दिया। वो मुझे घूरे जा रही थी। तुम कौन हो? उसने अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाकर धीमे लहजे में पूछा। उसने खुद पर खासा काबू पा लिया था। अगर तुम पहले ये सवाल इस लहजे और प्यार भरे अंदाज में पूछ लेती तो इसकी नौबत ना आती। मैंने खुशदिली से कहा। तुम्हें 3 दफ़ा दरियाफ्त करना पड़ा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। मैं भी तुम्हारे जैसा महज़ब इंसान हूँ। महज़ब नज़र आता हूँ, फिर तमीज़ से बात करना आता है। लेकिन जो लोग तमीज़ और शराफत से बात नहीं जानते, इन्हें सलीका भी सिखा सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो? वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी, जैसे इसने मेरी आंखों में जाने क्या देख लिया हो। हालांकि मेरी आंखों और दिल में कोई बात न थी। ये तो बताओ कि तुम्हारा शोहर मनोहर कहाँ है आजकल? मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो अपने शोहर का नाम मेरी जुबान से सुनकर चौंकी, फिर खौफजदा सी हो गई। पूछा, क्या तुम इसके दोस्त हो? मैं तुमसे तुम्हारे शोहर के बारे में दरियाफ्त कर रहा हूँ, मैंने सपाट से लहजे में जवाब दिया। वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो दुबई गया है, उसने जवाब दिया। लेकिन मैंने कभी तुम्हें इसके साथ नहीं देखा, ना इसके साथ तुम यहाँ आए हो। वो किस लिए? और मैंने कहा, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दोस्त घर आए तुम्हारा हुस्न वाला मुखड़ा देखे। दोस्त तो बहुत होते हैं जो बाहर भी मिल लेते हैं। उसे जवाब देने और बताने में तामुल सा हो रहा था, जैसे उसका शोहर को जुर्म करके फरार हो गया हो। उसके चेहरे पर एक साया सा दौड़ गया। तुम्हारा शोहर दुबई किस लिए गया हुआ है? मैं अपने सवाल दोहराया। तुम्हें बताने में इस कदर तजब्जब क्यों हो रहा है? वो अपने किसी जाती काम से गया हुआ है। उसकी आवाज़ में हल्का सा इर्ताश था। किस काम से गया ये वो बताकर नहीं गया। हैरत की बात है कि तुम अपने शोहर को तुमसे मुखातिब कर रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी सोसाइटी में शोहर को ऐसे ही मुखातिब किया जाता है। एहतराम नहीं होता, ना इसकी इज्जत होती है। मुझे इससे गर्ज नहीं। अच्छा ये बताओ कि उसकी वापसी कब होगी? मैं कुछ नहीं कह सकती कि उसकी वापसी कब तक होगी, वो बोली। जिस तरह ये बताकर नहीं गया कि वो किस काम से जा रहा है, इसी तरह उसने अपनी वापसी के बारे में भी नहीं बताया। मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देते। शायद वो 1 माह का अरसा लग जाए, शायद वो वापस ही ना आएगा। क्यों? मैंने उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए पूछा। वो ठीक कह रहा। वो अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। ये बात तुम किस बिना पर कह रहे हो? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस बिना पर के तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है कि मियाँ बीवी में कभी जहनी हमआंगी नहीं रही, लेकिन जिस्मानी हमआंगी ज़रूर होगी। हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ बेजोड़ होती हैं। शादी होने के बरसों बाद गरीब शोहर कहता है कि बीवी से हर वक्त नाचाकी और चपकलश होती रहती है।
घर 10 बरसों से जहन्नम बना हुआ है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है ना? खैर ये तुम्हारा ज़ाती मामला है। क्या तुम मुझे बताना पसंद नहीं करोगे? हाँ, आओ आओ। मुझे याद नहीं रहा था। उसकी हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बौखलासी की और दहशतज़दा सी नजर आ रही थी। उसकी हालत बड़ी गैर हो रही थी, जैसे वो भी गश खाकर फर्श पर गिर पड़ेगी। वो नशिस्तगाह की तरफ बढ़ी। मुझसे एक कदम आगे थी। यकायक वो चकराई। मैं आगे बढ़कर इसे सहारा ना देता तो वो फर्श पर गिर चुकी होती। इसने खुद को संभाल लिया। फिर मैं उसके साथ चलता हुआ नशिस्तगाह की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा क्या अच्छा हो कि वो फिर एक बार चकरा कर गिरने लगे। नशिस्तगाह में पहुंचकर इसने सोफे की तरफ इशारा किया। मैं बैठ गया, लेकिन वो बैठी नहीं, खड़ी रही किसी मुजरिम की तरह। मैंने कहा, तुम बैठ जाओ। अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बैठा रहूं, तुम खड़ी रहो। यूं भी ये नामुनासिब सी बात है कि औरत खड़ी रहे। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। मेरे बैठने और खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेजान लहजे में बोली। फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैंने तकरार के अंदाज में कहा। खड़े खड़े तुम्हारे जिस्म और पैरों में दर्द होने लगेगा। तुम क्या पीना पसंद करोगे? उसने अपने इस्तराब पर काबू पाते हुए कहा। मेरे यहाँ हर किस्म का शराब है। आखिर इतनी जल्दी क्या है? मैंने हंसते हुए कहा। अभी हम दोनों के दरमियान रस्मी तारुफ भी नहीं हुआ। वो खामोश रही। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम मेरी ज़ाती शख्सियत और ज़ात से बड़ी हद तक बेखबर हो। तुम्हारा मुझसे नावाकिफ होना एक तरह की अखलाकी बदतमीजी है, जो हम में से किसी को जेब नहीं देती। क्या तुम मुझे अपनी तरह बदतमीज समझती हो? क्यों? मेरा नाम रजनी मनोहर है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लोग मुझे रजनी कहकर मुखातिब करते हैं। मेरे शोहर को तुम जानते हो। मेरा नाम देवा है। मैं जहानत का बादशाह हूँ, इसलिए लोग मुझे देवा या फिर अवतार के नाम से जानते हैं। मैंने कहा। मैं अपनी जगह से उठा, इसकी तरफ बढ़ा। मुसालिह के लिए हाथ बढ़ाया। इसने बड़ी बेदिली से अपना हाथ बढ़ाया तो इसमें राशा सा था। इसके दिल में एक सा दामनगीर हुआ कि कहीं मैं इसका हाथ ना पकड़ लूं। जब मैंने इसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वो बेहद सर्द हो रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पूछा। इसका हाथ छोड़ा नहीं, से थामे ही रहा। हाँ, इसने मुर्दा लहजे में जवाब दिया। जाने क्यों यकलख्त इसके सीने में सांसों का तलातुम हचको लेने लगा। मैंने इसे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दिया। इसकी आंखों में से अभी भी खौफ झांक रहा था। वो नर्वस सी हो रही थी। मैंने तुमसे दरियाफ्त किया था कि क्या तुम्हारा शोहर दुबई से वापस आ सकेगा? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मनोहर ने मुझसे कहा था कि वो दुबई में मुस्तकिल रहाइश रखना चाहता है। इसे दुबई बहुत पसंद है, क्योंकि वो रंगीन और बारौनक शहर है। इसे गए हुए कितना अरसा हुआ है? सच सच बताओ, याद करके। 6 माह का अरसा बीत चुका है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। वो वहाँ की रंगीनियों में खो गया। तुम ठीक कहती हो, मैंने उसकी तायद की। वहाँ जो भी जाता है वहाँ के शहर में खो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। क्या मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाऊं? इसने कहा। नहीं, मैंने हंस कर कहा। आखिर तुम मेरी खातर करने पर क्यों तुली हुई हो? मैंने कभी किसी मेज़बान को इस कदर बेचैन नहीं पाया। इसलिए कि मैंने दोपहर से कुछ नहीं पिया है, वो बेसब्री से बोली। झूठ मत बोलो। मैं अपनी जगह से उठकर इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसका बाजू पकड़ लिया। इसमें झूठ की क्या बात है? उसने मेरी तरफ देखा। तुम मेरे शोहर के दोस्त हो, क्या मैं तुम्हारी खातर नहीं करूं? क्या तुम इस बहाने पिस्तौल लेने के लिए बेचैन नहीं? मैंने कहा। क्या तुमने देवा को बेवकूफ़ समझा हुआ है? वो इस लम्हे इस तरह चौंकी जैसे से किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। वो धुली चादर की तरह हो रहा था। वो खौफ व हरास से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी हालत बड़ी गैर हो रही थी। मैंने उसकी ये बाजू छोड़ दी। मैं अपनी जगह से उठकर दीवार में लगे कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। इसे खोलकर इसमें से एक बोतल निकाली। मैंने गिलास में एक पैक डालकर इसमें सोडा मिलाया, फिर इसके पास जाकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने एक ही सांस में चढ़ा लिया। मैं तुमसे इस कत्ल के बारे में चंद सवालात करने आया हूँ। मैं इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम मेरा मतलब समझ गई होगी। शांति के कत्ल के बारे में? उसकी आवाज़ कपकपाई। फिर वो मुझे साकत पलकों से देखने लगी। हाँ, मैंने इस बात में सारे हिलाया। शाबाश, तुम बड़ी हद तक ज़हीन और समझदार हो। मुझे अंदाज़ा न था। तुमने ये बात गलत साबित कर दी कि हसीन औरत में जहानत नहीं होती। मैं गौतम की जानिब से इंक्वायरी कर रहा हूँ। तुम इसे तहकीकात का नाम दे सकती हो। क्या तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो जो तहकीकात करने आए हो? उसने पलके झपका कर पूछा। इंस्पेक्टर तो तहकीकात कर गया। मैं खुफिया पुलिस का आदमी नहीं बल्कि प्राइवेट सुराग रसा हूँ, मैंने जवाब दिया। पुलिस ने अपना फ़र्ज़ अदा किया और अब मैं। उसके अंदर एक नुमाया सी तब्दीली हुई। उसके चेहरे पर किसी कदर तमानियत सी छा गई।
उसने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जिस तरह आए हो इसी तरह वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तुम क्या, तुम्हारे बड़े भी इन सवालों का जवाब देंगे जो मैं पूछूंगा, मैंने तेज लहजे में कहा। उसने तैश के आलम में कुर्सी से उठना चाहा। मैंने इसके शाने पर दबाव डालकर इसे कुर्सी पर बिठा दिया, उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो मिसेज रजनी, तुम्हें मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा, मैंने कदरे करख्त लहजे में कहा। तुम एक मासूम मेरे बेगुनाह लड़के को कानून के हवाले करके उसे सजा नहीं दिलवा सकती। वो अपनी माँ और बहन का वाहद सहारा है। मेरा बयान तुम कल के अखबारात में पढ़ लेना। उसने मज़ाहमत करके झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं एक ही बात बार बार दोहराना नहीं चाहती। कल मेरा सारा दिन पुलिस, अखबार वालों और टॉप फोटोग्राफरों की नज़र होता रहा। लेकिन तुम गौतम की बूढ़ी माँ और उसकी जवान बहन के बारे में कुछ मालूम है? मैंने तल्ख लहजे में कहा। इनका चैन और सुकून गारत होकर रह गया। इन पर एक क़यामत टूट पड़ी। उन पर लम्हा लम्हा भारी और अजियतनाक हो रहा है। वो जहन्नम में जाए। वो बिफर कर बोली, मुझे कातिल की माँ और बहन से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम अच्छी तरह सुन लो। जहन्नुम में कौन जाता है जो तुम्हें अभी मालूम हुआ जाता है। मैंने बरहमी से कहा, तुमने गौतम को ख्वामखा क्यों फंसवाया? वो कातिल है, एक मासूम औरत का कातिल। वह ज़ियानी लहजे में चीख कर बोली, क्या तुम चाहते हो कि कातिल को आज़ाद छोड़ दिया जाए? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने इसकी तरफ देखा। तुम्हारा लहजा और आंखें झूठ की चुगली खा रही हैं। ज़रा इन्ना देख लो। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। वो एकदम से भड़क उठी। उसने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखा तो बेचैन सी हो गई। मैंने अपनी दस्ती घड़ी में वक्त देखा, फिर इसकी तरफ। तुम अभी से इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो? श्याम के आने में अभी आधा घंटा बाकी है। कौन श्याम? वो इस तरह से उछल पड़ी कि जैसे करंट लगा हो। उसका चेहरा मुतगैर हो गया। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तुम्हारा नया शिकार? मैं मुस्कुराया। जिसके इंतजार में तुम सुबह से घड़ियां गिन रही हो और इसके तस्वुर में दिन भर से डूबी रही हो। क्या रात श्याम के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ गुजरेगी, मोहब्बत भरी अहद पैमान की दिलकश बातों में? क्या? उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसने सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। फिर किसी श्याम को नहीं जानती मैं, ना ही तुम्हें। तुमने आईना देखा है? मैं तुम्हें 10 मिनट भी रुकने नहीं दूंगी। क्या तुमने मुझे माले मुफ्त समझ रखा है? हाँ। मैंने सारे हिलाते हुए अपनी टांगे सोफे पर फैला दी। इसकी तरफ दर्जीदा नजरों से देखा। श्याम को बहुत अच्छी तरह जानती हो और इतनी देर में मुझसे भी। क्या मैं खूबसूरत और वजीह नहीं? क्या मैं दराज कद भी नहीं? मैं ना तुम्हें जानती हूँ ना ही किसी श्याम को। उसकी जुबान लड़खड़ाई। इसने ये भी बात दोबारा कही थी। तुम जाते हो कि नहीं? वह जानी लहजे में चीखी। नहीं, नहीं तो। उसने आखिरी फिक्रा धमकी अमेज कहा था, इसे अधूरा छोड़ दिया। नहीं तो क्या? मैंने हंस कर कहा, क्या तुम पुलिस को बुलाओगी? अगर ऐसी हसरत है तो बुलाकर देख। मेरी तरफ से इजाजत है। हाँ, उसने पैर पटक कर कहा। मैं चीख चीख कर पड़ोसियों और पूरी बिल्डिंग वालों को इकट्ठा कर लूंगी। तुम जानती हो कि इन लग्जरी फ्लैट वालों तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, मैंने कहा, क्योंकि इनमें से अक्सर बाहर गए होंगे। चलो ऐसा ही सही, तुम एक कोशिश करके देख लो। मैंने खड़े होकर बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वो चंद लम्हों तक मेरी हरकत को हैरत और गुस्से से देखती रही। फिर बल खाकर वो टेलीफोन की तरफ बढ़ी। उसने रिसीवर उठाया था कि मैंने इसे बड़े प्यार भरे लहजे मुखातिब कहा, तुम देवा से नहीं लड़ सकती। तुम अक्ल से काम लो वरना पछताओगी। तुम्हारी जहानतगी ऐसी की तैसी, वो बिगड़ गई। पुलिस आएगी तो तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख देगी, तुम्हारा तैया पांचा कर देगी। सुनो डार्लिंग, दानिशमंदों और बुजुर्गों ने कहा है कि गुस्से में जो भी काम किया जाता है वो पशेमानी पर ख़त्म होता है। अच्छी तरह सोच लो, जब पुलिस कदम रंजा फरमाएगी वो हम दोनों की इस हालत में देखकर क्या सोचेगी? फिर उसने मेरी बात बड़े तहम्मुल से सुनी और बड़ा फरोख्ता होकर फर्श पर पैर पटका। फिर सीवर भी क्रेडल पर दे मारा। फिर वो मेज़ की दराज की तरफ कूंदा बनकर लपकी। दराज से पिस्तौल निकाल कर मेरा निशाना ले लिया। फिर मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये क्या है जानी? मैंने बेखौफी से पूछा। मोहब्बत में ऐसे ज़माने भी आए हैं, कभी रो दिए हम और कभी मुस्कुराए हैं। ये तुम्हारी मौत है, वो धाड़ी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके। मैं जब भी घर से निकलता हूँ जान हथेली पर लेकर, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं और मौत का वक्त मुकर्रर। यू नो डार्लिंग, मैंने शौक लहजे में कहा, ऐसे मनाजर हमारी फिल्मों में बहुत अच्छे लगते हैं। तुम मेरी तरफ देखो, सोचो, ज़रा गौर करो। मैं हर लिहाज से श्याम से बेहतर हूँ। मालूम नहीं वो नौजवान सा लड़का जिसमें नस्वानियत भरी हुई है, तुम जैसी औरत के काबिल नहीं। अब इसकी उम्र ही क्या है? हैरत है तुमने इसे कैसे फांस लिया। उसके हाथ में पिस्तौल कांपने लगा। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुककर गीज़ो गज़ब के आलम में घूरने लगी। फिर फुंकारी,
मैं तुम्हें बड़ी आसानी से कत्ल कर सकती हूँ। इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं, ना ही जब तुम बच सकते हो। सुनो जाने मन, क्या तुमने सुना नहीं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है? मैंने कहा, कत्ल करना बहुत आसान है। तुम दो एक गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा। असल काम लाश को ठिकाने लगाना होता है। तुमने ये भी सोचा कि मेरी लाश को कैसे ठिकाने लगाओगे? ये भी बहुत आसान है, वो खुशवंत से बोली। ये मेरी दर्दसरी है, मेरा मसला है। थोड़ी सी देर में तुम्हें जहन्नम रसीद कर दूंगी। वो कैसे? मैंने तजस्सुस और इश्तियाक भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारी लाश को फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दूंगी। उसने नखवत से मेरा जवाब दिया। तुम्हारी लाश को घसीट कर बालकनी तक ले जाऊंगी। रात का वक्त है, उसे अपने फ्लैट में अंधेरा कर लूंगी, फिर लाश उठाकर नीचे फेंक दूंगी। ये कोई नहीं जान सकेगा कि ये लाश किस मंजिल से नीचे फेंकी गई है। फिर किसी को भी नहीं मालूम होगा कि तुम कौन थे और किससे मिलने आए थे। मुझ पर आंच नहीं आएगी। बहुत खूब, मैंने खुश होकर तालियां बजाईं। तुम्हारी जहानत की दाद ना देना बदज़ौकी होगी, लेकिन मेरी जान, मैं मौत के मुंह में जाने से पहले एक बात तो बता दूं। मैं जब यहाँ आया, नीचे वाले जीने पर मिसेज नंद कुमार मिल गए। नीचे वाले जीने पर मिस्टर नंद कुमार मिल गए। वो तीसरी मंजिल पर रहते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि मिसेज रजनी मनोहर कौन सी मंजिल और फ्लैट में रहती हैं, तो बड़े शरीफ आदमी हैं। उनके अखलाक देखो। वो मुझे तुम्हारे फ्लैट पर तक छोड़ कर गए। तुम इसका गवाह का क्या करोगी? वो पूरी तरह झंझला गई। ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं था। बेहतर है तुम जितना जल्द हो सके चलते बनो। वो गुर्राई। मैं अब यहाँ से नहीं जा सकता, मैं बड़े सुकून और इत्मीनान से कहा, क्योंकि अब तो बहुत सारे मामलात निपटाने हैं, सुलझाने हैं। गौतम के बारे में तुमसे बहुत कुछ दरियाफ्त करना है। इस कत्ल के बारे में तुम्हारा एक एक सचमुच का बयान लेना है। तुम गौतम को ब्लैकमेल कर रही हो। इस पर भी अब तबादला ख्याल जरूरी हो गया है, इसलिए अभी सारी रात तुम्हारे साथ ठहरूंगा। फिर अब हमें मनोहर की मौत के असबाब पर भी गुफ्तगू करना है। फिर रात आसानी से कट जाएगी। मनोहर की मौत के असबाब? रजनी के हाथ से पिस्तौल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। तुमसे किसने कह दिया कि मनोहर मर गया? वो कहाँ है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वो जिंदा है, वो दुबई में है। उसकी आवाज़ खौफ और दहशत से कांप रही थी। उसका चेहरा मुतगैर हो गया था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी जैसे मैं फरिश्ता या अजल हूँ। अगर वो जिंदा है तो फिर तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो रही हो? मैं जेरे लब मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और खुद खुद को काबू में रखो। मैंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। खड़ी रहोगी तो फिर थक जाओगी, फिर आराम भी नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? वो रूहान सी होकर बोली। कुर्सी पर बैठी नहीं, खड़ी ही रही। मनोहर जिंदा है, सुना तुमने? नहीं जाने मन, मैंने कहा। मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ। मैं बेहद संजीदा हूँ। तुम सारी दुनिया को ब्लैकमेल करने के चक्कर में हो। तुम आज और अभी कितने मर्दों, लड़कों और औरतों को ब्लैकमेल कर रही हो। दुनिया वाले जानते हैं कि मनोहर दुबई में पुरतैश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। इसकी दर्दनाक मौत के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। माय डार्लिंग, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो दीवार के सहारे बर्फ के तोदे की तरह खड़ी मेरी तरफ देखती रही। उसके सीने में सांस तेज तेज चल रही थी। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अगर कहानी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।